जय हिंद डियर स्टूडेंट, फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हमारा जो सामान्य परिचय की जो सीरीज़ थी उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने भारत के जो पड़ोसी जो देश थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हम लोगों ने देख लिया था कि लैंड टू लैंड, भूमि से भूमि, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, इनकी सीमा से लगे हुए हम लोगों ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी चर्चा कर ली थी। बच्चों आपके सामने ये मैं मैप लेकर आ रहा हूँ। बच्चों आप लोग कल हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आज हम लोग वापस से मैं थोड़ा सा इसको आपको फ्लैशबैक में रिवीजन करवा रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ भारत में ऐसे कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैं भूमि से भूमि की बात कर रहा हूँ, मैं कोस्टल एरिया की या तटीय क्षेत्र की बात बच्चों आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रश्न है भारत के ऐसे कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भूमि से भूमि के बीच में। तो आप लोग देखेंगे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 16 राज्य आपको मिलेंगे यहाँ पर बच्चों। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, वो मिल करके क्या करेंगे? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे और 16 राज्य हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर कौन से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग देखेंगे गुजरात वाला क्षेत्र आपको दिखाई देगा। गुजरात है, ये राजस्थान है, पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। यहाँ हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, 6 उत्तर प्रदेश, 7 बिहार, 8 पश्चिम बंगाल, 9 सिक्किम, 10 असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा और ये मेघालय 16। ठीक है बच्चों, ये 16 राज्य हो गए आपके। 2 केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये एक हमारा जम्मू कश्मीर और ये एक हमारा लद्दाख। ठीक है, तो बच्चों 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के ये जो हमारे 7 पड़ोसी देश है इनके साथ सीमा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक एक राज्य तो हम लोगों ने देख ही लिए थे, एक एक देश हम लोगों ने देख ही लिए थे कि कौन सा राज्य किस देश को और कौन से देश को किन किन से राज्य आपके स्पर्श कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। लेकिन यदि आपसे संपूर्ण पूछा जाए कि बताइए कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इन 7 देश को मिला करके क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये मिल करके क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था कि ये गुजरात के किनारे यहाँ पर हमें 2 आपकी खाड़ियाँ दिख रही थी। एक कच्छ की खाड़ी है और एक खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ हम इसको क्या बोल रहे हैं? खंबात की खाड़ी। क्या बोल रहे हैं बच्चों? खंबात की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी जो गुजरात राज्य के किनारे हम लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा तटीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये 7516 किलोमीटर लंबा हम लोग तटीय क्षेत्र बता चुके हैं आपको पहले कि भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो कितनी है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर ये भारत की हमारी कुल तटीय सीमा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का भी तटीय क्षेत्र शामिल है। ठीक है, यदि इन दोनों द्वीपों को हम लोग हटा देते हैं तो हमारा तटीय क्षेत्र हम लोग बताते हैं 6100 किलोमीटर, जो हमारी जो ल्यूसेंट आप लोग पढ़ते हैं उसके आधार पर। लेकिन हम लोग अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मैं तटीय क्षेत्रफल या आपको क्षेत्र बताऊंगा। तो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेरिएशन दिखाई देगा। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये हमारा जो तट है, ये तट आपका एकदम सीधा नहीं है ना। कहीं आपका देख रहे होंगे तट थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ, कहीं तट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करा? इस तटीय क्षेत्र पर एक काल्पनिक रेखा खींची। हम लोगों ने क्या खींची? काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा को हम लोगों ने क्या नाम दिया? आधार रेखा या बेस लाइन। ये किस प्रकार से खींची हम लोगों ने? आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे भारत का हम लोगों ने बताया, ये भारत का कुछ इस प्रकार से हम लोगों को मैप दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने जो लाइन खींची आपको ये स्ट्रेट दिखाई दे रही है, लेकिन मैप में एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या करा, इस कोस्टल एरिया को सीधा करने के लिए एक काल्पनिक रेखा हम लोगों ने खींची और उस काल्पनिक रेखा का नाम हम लोगों ने क्या रखा, आधार रेखा या बेस लाइन। ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्रों को सीधा करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा जिसको हम लोगों ने बेस लाइन या आधार रेखा कहा। ठीक है, अब ये जो बेस लाइन आधार रेखा है, इसके अंदर जो पानी कहीं आपका भरा हुआ जो आपको दिखाई देगा, इसके अंदर जो पानी वाला जो वाटर बॉडी वाला जो क्षेत्र होगा इस आधार रेखा के अंदर, उसको हम लोगों ने आंतरिक जल का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। देखो हम लोगों ने क्या किया है, तट को सीधा करने के लिए हम लोगों ने एक लाइन खींची है, काल्पनिक रेखा खींची है। उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आधार रेखा कह रहे हैं। और इस आधार रेखा के अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी को हम लोग आंतरिक जल कह रहे हैं, इंटरनल वाटर कह रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे तो इस तटीय वाले क्षेत्र में हम लोगों को एक तो मिलेगा प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अभी प्रादेशिक सीमा क्षेत्र क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। एक आपको यहाँ पर मिलेगा संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन जिसको हम लोग कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। और एक आपको यहाँ पर मिलेगा तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्या मिलेगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जानते हैं, EEZ। ठीक है बच्चों, एक क्या है प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, एक क्या है संलग्न क्षेत्र और एक क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये जो हम लोगों ने बेस लाइन खींची है ना, सपोज ये हमारी बेस लाइन है जो ब्लू कलर से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये काहे के लिए, हमने तट को सीधा करने के लिए ऐसा खींचा है, इमेजनरी ये लाइन है। इस तट से यदि हम लोग क्या करें, ये जो आपकी इमेजनरी लाइन है, इससे हम लोग 12 नॉटिकल मील, कितने नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, है ना, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 12 समुद्री मील। ठीक है बच्चों, कहाँ से, आधार रेखा से। आधार रेखा से 12 समुद्री मील यदि हम लोग कहाँ जाएंगे, वाटर वाली बॉडी में, जलीय क्षेत्र में, है ना, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीचे हम देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र में। तो इस 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा, इस 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को बच्चों क्या कहा जाता है, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है। याद रह जाएगा, बताइए आप, याद रह जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होगी, 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा, चाहे वो पूर्वी घाट हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, चाहे दक्षिण वाला क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखें, ये आपका आधार रेखा से 24 समुद्री मील या 24 नॉटिकल जो माइल है आपका, ठीक है, 24 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल जो माइल वाला क्षेत्र होगा, इसको हम लोगों ने क्या कहा है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, कंटिन्यूअस जोन के नाम से इसको जाना जाता है। यदि यहाँ से कोई शिप वगैरह निकलेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तभी जाकर वो निकल सकता है यहाँ से, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं निकलने देंगे। ठीक है, आगे आप लोग देख रहे हैं, ये आधार रेखा से कितना 200 नॉटिकल माइल, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक की जो दूरी का क्षेत्र होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो बच्चों 3 जोन हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक आपका ये टेरिटोरियल सी एरिया है, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है, एक ये आपका संलग्न क्षेत्र है, कंटिन्यूअस जोन है, और एक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तीनों के बारे में हम लोगों को स्पष्ट रूप से अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है कि जो हमारा प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है वो हमारी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक दूर है ना, यानी कि वाटर बॉडी में हम लोगों को जाना पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा तट से, आधार रेखा से 12 समुद्री मील। ठीक है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं, आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर हम लोगों को संलग्न क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग आधार रेखा से कितना चले जाएंगे आगे, 200 समुद्री मील चले जाएंगे, तो हम लोगों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न हमसे एक बार CDS में पूछा गया है कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है हमारा, इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है।
यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत कौन कौन सी गतिविधियां कर सकता है। तो आप लोग देखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। पहला होगा वहाँ पर द्वीप का निर्माण है ना, आइलैंड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे नेचुरल जो रिसोर्सेस है, हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग, नेचुरल रिसोर्सेस का हम लोग उपयोग करेंगे। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग मतलब आपको पता होगा, यदि उस पानी वाले क्षेत्र में वाटर बॉडी के नीचे कोई भी आपका खनिज या पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट या उसका उत्खनन कौन सी कंट्री कर सकती है, जिसका वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा मुंबई कोस्ट है, मुंबई जो तट है उससे 176 किलोमीटर अंदर, यानी कि मान लीजिए यहाँ ये मुंबई है तो इस मुंबई से 176 किलोमीटर अंदर यदि हम जाएंगे कहाँ, अरब सागर में, तो आपको बॉम्बे हाई ऑयल रीजन मिलता है। और ये जो बॉम्बे हाई ऑयल रीजन है ये हमारा इसलिए है क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि 200 नॉटिकल माइल तक का जो आपका एरिया है वो एरिया क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर हम किसी द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, हम वहाँ पर किसी सर्विलेंस सिस्टम को लगा सकते हैं, किसी हम हमारे निगरानी तंत्र को भी वहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हम लोगों ने जान लिया बच्चों, क्यों महत्वपूर्ण है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या क्या वहाँ पर हमें सुविधाएँ मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं द्वीप का निर्माण है ना, निगरानी तंत्र की स्थापना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ये सारी सुविधाएं हम लोगों को कहाँ मिल रही है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। इसीलिए आप लोग देखेंगे बॉम्बे हाई जो ऑयल रीजन है या बॉम्बे हाई जो तेल क्षेत्र है वो किसका है, भारत का है। ठीक है, आपको तीनों क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से, पहला हम लोगों ने क्या बताया, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी पर है ना, या 12 समुद्री मील तक जो है वो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है। फिर हम बता रहे हैं आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र है, और 200 मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जान रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है, द्वीप का निर्माण, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना, या फिर प्राकृतिक जो संसाधन है खनिज पेट्रोलियम वगैरह उनका उत्खनन या उनको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 जोन पढ़े हैं या 3 क्षेत्र पढ़े हैं हम लोगों ने। आगे आप लोग देखेंगे बच्चों तो हम हमारे भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ें। ठीक है, कि भारत किस अक्षांश रेखा से लेकर किस अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है। हम लोग कल बात कर रहे थे अक्षांश रेखा के बारे में। हम लोगों ने कहा था कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती है उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोगों ने नाम दिया था भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया था, भूमध्य रेखा। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इस 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 0 डिग्री को अक्षांश को हम क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है आगे और हम लोग जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर आपका 66.5 यानी कि 66.5 है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। ठीक है, और नीचे हम लोग देखेंगे तो 66.5 इसको हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक सर्कल और ये नीचे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और ये 90 डिग्री पर हम जाएंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल। क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। और नीचे हम लोग देखेंगे
तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री यदि आप कहाँ जाओगे, दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ पोल पर, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया, ग्लोब पर हमने काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खरीदी आपने क्या किए, हमने यहाँ पर बनाई हैं। जो आड़ी रेखाएं हैं उनको हम लोगों ने अक्षांश रेखाएं कहा है, जो खड़ी रेखा होगी उसको हम देशांतर रेखा कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को हमने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा है ना। 66.5 66.5 को आर्कटिक वृत्त, ये उत्तरी अक्षांश है, और ये 66.5 ये दक्षिणी अक्षांश है जिसको हमने अंटार्कटिक वृत्त कहा है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यदि इन अक्षांशी रेखाओं के आधार पर हम लोग देखें तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या, तो आप सभी को पता है इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और यदि 23.5 के नीचे आप लोग जाओगे यहाँ तो ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, 0 के नीचे। ठीक है बच्चों, 0 के नीचे हम आएंगे, भूमध्य रेखा के नीचे, तो ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, और 0 के ऊपर हम जाएंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा यहाँ तक कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है जिसको हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं, इस भूमध्य रेखा के यदि हम ऊपर जाएंगे तो आपका उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे हम लोग आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों आपको उत्तरी गोलार्ध के बारे में पता चल गया, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आपको पता चल गया। अक्षांश रेखा क्या है वो हमने देख ली कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखा हमने खींची है, काल्पनिक रेखा है, वो अक्षांश है। जो हम खड़ी खींचेंगे उसको हम देशांतर कहेंगे। 0 डिग्री का नाम हम लोगों को पता चल गया, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। 23.5 उत्तरी अक्षांश का नाम हम लोगों को पता चल गया, कर्क रेखा है। 23.5 दक्षिण का हमें नाम पता चल गया, मकर रेखा है। ठीक है, 66.5 उत्तरी को हम लोगों ने आर्कटिक वृत्त बोला है, और दक्षिणी को हम लोगों ने अंटार्कटिक वृत्त कहा है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा क्या कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि भारत कन्याकुमारी से शुरू होगा और कहाँ जाके हम देखेंगे समाप्त होगा, इंदिरा काल जो लद्दाख वाला, ये लद्दाख का सबसे उत्तरी भाग है, हमारे भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है वहाँ पर जाकर के क्या होगा, समाप्त होगा। यानी कि इंडिया का अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर तो भारत कहाँ तक फैला हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत हम लोगों को फैला हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये दोनों जो आप देख रहे होंगे अक्षांश रेखाएं हैं, 8 डिग्री 4 मिनट भी उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 6 मिनट भी उत्तरी अक्षांश है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हम लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि दोनों वो जो हमें वैल्यू है वो तो अच्छे से याद हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाएं कि ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, या दोनों उत्तरी है या दोनों दक्षिणी हैं, क्योंकि यदि कन्फ्यूजन वो हमारे साथ करेगा तो यहीं पर करेगा। ठीक है, तो भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। और आपको पता है कि जैसे हमारा ग्लोब हम लोग जब बनाते हैं तो 0 डिग्री, इसके उत्तर में जो भी अक्षांश होगी वो सब उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक है, और 0 के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश होगी उन सबको हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे। उन सबको हम किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी अक्षांश के नाम से। ठीक है ना, ये 0 के ऊपर सारी उत्तरी अक्षांश है और 0 के नीचे सभी दक्षिणी अक्षांश हैं। ये भारत का अक्षांशी विस्तार हम लोगों ने देख लिया। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू हुआ है और 37 डिग्री 6 मिनट पे जाकर के भारत का अक्षांशी विस्तार समाप्त हो गया है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोगों को अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह दिखाई देता है उसका जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसका सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में हम लोग क्या बताते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, क्या बताते हैं वहाँ पर, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार, उस ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट,
बताइए किस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है। तो बच्चों आप बिना झिझक के आप लिखना 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को ये स्पर्श करता है। ठीक है, ध्यान रखना है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग था कन्याकुमारी वाला। कौन सा था? कन्याकुमारी वाला, है ना। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ना, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोल रहा हूँ मैं, ना कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। दो अलग अलग सेंटेंस में बोल रहा हूँ। क्या? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यह आपका केप केमोरिन कन्याकुमारी है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। और ये ग्रेट निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है ये किस अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को स्पर्श करता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है अभी जब हम लोगों ने देखा, क्या आप लोगों ने ये देखा यहाँ कर्क रेखा निकल के जा रही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा बोल रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 और 37 के बीच में यहाँ पर कौन सी रेखा आएगी? 8 और 37 के बीच में यहाँ पर कौन सी रेखा आएगी? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगी, जो भारत के कितने राज्य से होकर जाएगी? 8 राज्य से होकर के जाएगी। कितने राज्य से होकर जाएगी? 8 राज्य से होकर। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो हम लोग बताते हैं गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे हम लोग देख रहे हैं कर्क रेखा होकर के गुजर रही है। ठीक है, एनडीए सीडीएस में दोनों में यहाँ से प्रश्न बनता है। आप इन राज्यों के क्रम याद रखना, या तो पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में, या तो आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ इनके क्या करना, सीक्वेंस याद रखना राज्यों के, या आप वेस्ट से ईस्ट में आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर जो बसे हुए भारतीय राज्य हैं उनको आपको क्रम से जमाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और आप एटलस में खोल के देखिए जो आपकी कर्क रेखा के नीचे बसे हुए जो बड़े बड़े शहर है उनको आपको देखना है, और कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी वाले क्षेत्र में जो शहर बसे हुए उनको भी आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आपसे 4 शहर के नाम दे करके वो पूछ लेगा, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के पास में है, या कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से दूर है। खास करके जो हम लोगों ने 8 राज्य पढ़े हैं इनकी राजधानियां तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, एटलस में बिल्कुल देख ही लेना कौन सी राजधानी पास है, कौन सी राजधानी दूर है। एटलस में आप लोग देखेंगे तो कर्क रेखा के पास में सारी राजधानियां आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो भारत का हम लोगों ने अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। क्या देख रहे हैं हम लोग अब? भारत का देशांतरी विस्तार। ये ग्लोब पर जो हम लोग खड़ी रेखा खींच रहे हैं ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है बच्चों। अक्षांश और देशांतर का एक चैप्टर हम लोग किसी दिन अलग से पढ़ेंगे पूरा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम हिंदी में प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामयोत्तर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा। ठीक है, या फिर आप लोग देखेंगे ये जो आपका यूके देश है यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम है ना, जिसकी कैपिटल हम लोग बताते हैं लंदन, उस लंदन के पास से होकर ये रेखा जाती है और एक ग्रीनविच शहर से होकर भी जाती है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन टाइम, पीएमटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन टाइम। ठीक है, याद रखना क्या क्या नाम है इसके, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर प्रधान यामयोत्तर रेखा, या ग्रीनविच रेखा, या प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन। ठीक है, ये जो आपकी रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस रेखा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी देश का हम लोग मानक समय निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये क्या है, आपकी मानक समय रेखा को हम लोग जो हमारे निर्धारित करते हैं देशों के अंदर, और उसका समय जब हम देखेंगे तो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? ग्रीनविच रेखा से। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि भारत का समय किस प्रकार से लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, तो आगे चलो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने अक्षांश रेखा की जब हम बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि 0 के ऊपर आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर था, उत्तरी गोलार्ध था, और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध था।
वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी। और इसके यदि हम लोग कहाँ जाएंगे? पश्चिम वाले भाग में, तो ये आपका वेस्ट हेमिस्फीयर यानी कि कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा। कौन सा गोलार्ध होगा बच्चों? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और उसके पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों को पता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्ण वृत्त बनाती हैं, एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं। इसीलिए आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसे ग्रेट सर्कल कहते हैं, तो भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को या इक्वेटर को ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा जो गोला बनेगा या सर्कल बनेगा वो भूमध्य रेखा का बनेगा बच्चों। तो आप याद रखिएगा कि ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को या भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को या जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इक्वेटर को, उसको क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। जबकि हम देख रहे हैं जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिल जाती है, यानी कि ये अर्धवृत्त बनाती है। क्या बनाती है? अर्धवृत्त। उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के मिल जाएगी। याद रहेगा बच्चों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे देख रहा हूँ कि भारत का हम लोगों को देशांतरी विस्तार पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने वहाँ कहा था, यदि मैं एक ग्लोब बनाकर भारत की स्थिति को मैं दर्शाना चाहूँ तो ये अक्षांशीय स्थिति के आधार पर मैंने भारत को ऐसे बना दिया। ठीक है। और कर्क रेखा को मैं कहाँ से लेके आऊँगा? भारत के बीचों बीच से। ठीक है बच्चों, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया भारत। ये अक्षांशीय स्थिति के आधार पर किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी। अब मैं क्या करूँ? यदि बीच में देशांतर रेखा भी खींच दूँ तो आप लोगों को देखने में आ रहा होगा कि देशांतर के हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अक्षांश के आधार पर वो उत्तरी गोलार्ध में था और देशांतर के आधार पर हम देख रहे हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। याद रहेगा क्या कह रहे हैं हम लोग? भारत अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी स्थिति के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि भारत भौगोलिक रूप से हम लोग देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल रूप से हम लोग देख रहे हैं तो कहाँ हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अब इस में देखेंगे आप लोग तो आपको 180 जो लाइनें हैं, 180 देशांतर आपको इधर मिलती है और 180 देशांतर आपको इधर मिलती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हम लोग 360 बताते हैं। ठीक है। टोटल जो आपकी लॉन्गिट्यूड होगी, देशांतर रेखाएं होगी, वो 360 होगी। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में कहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाकर ख़त्म होगा, इसके बारे में हम लोग देखें तो आप लोगों को पता है भारत का सबसे पूर्वी राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कौन सा राज्य है ये सबसे पूर्वी? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और ये गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ठीक है, और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। यानी कि भारत कहाँ से शुरू होगा? एक अक्षांश रेखा देशांतर रेखा होगी जो कहाँ से शुरू होगी? गुजरात से, और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश पर। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, कहाँ पर? कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से हम लोगों ने भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू किया था और कहाँ जाकर हम लोगों ने समाप्त किया था? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर जाकर हम लोगों ने समाप्त किया था। ठीक है। देशांतरी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ से आपका देशांतर शुरू होगी। ठीक है। हम लोग देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत शुरू होता है। याद रखना यहाँ पूर्वी देशांतर है। क्यों है पूर्वी देशांतर? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के आधार पर। ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत शुरू हुआ है और कहाँ जाकर समाप्त होगा?
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर भारत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हुआ था और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के समाप्त हो गया। उसी प्रकार से देशांतर के आधार पर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को पता चला 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि गुजरात वाले भाग से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू हुआ और कहाँ जाकर समाप्त हो गया, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे जाकर के समाप्त हो गया। ठीक है, कई सारे बच्चों को इन अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सर इनको हम कैसे रटें, कैसे याद करें। कोई नहीं याद आपको रटना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको ग्लोब पे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा को समझना है। ठीक है, फिर हमारे इंडिया की लोकेशन हम लोगों को पता चल जाएगी कि भारत किस गोलार्ध में है और उस गोलार्ध के आधार पर हम आसानी से उस वैल्यू को या उसका जो अक्षांश या देशांतर विस्तार होगा वो आसानी से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये देशांतरी विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, और ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग बच्चों देखते हैं कि किसी भी देश के बीचों बीच से, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी देश के बीचों बीच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा होती है उस देशांतर रेखा को उस देश का मानक समय रेखा माना जाता है। उस देश की उसको क्या माना जाता है, मानक समय रेखा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो हम लोगों ने किसको मानी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है, याद रह जाएगा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया हम लोगों ने माना है उसको, किसको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर या जिसको हम लोग बोलते हैं नैनी वाले भाग से निकल कर जाती है। आप लोग इसीलिए देखो मिर्ज़ापुर वाला जो भाग है ना, दोनों का सेंटर पॉइंट है। जब हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे इस मिर्ज़ापुर के आसपास वाले क्षेत्र में ही ऊपर नदर्न वाले पार्ट में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागर की शाखा आपस में जाकर मिलती है और वहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लाउड बर्स्टिंग होती है। क्लाउड बर्स्टिंग वहाँ पर होगी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, आपका बिजली चमकने वाली घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्य से होकर जाती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जो किस रेखा पर स्थित है, भारत की मानक समय रेखा पर। कौन कौन से 5 राज्य बच्चों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 राज्य है जो किस रेखा पर स्थित है, भारत की मानक समय रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर को माना है हम लोगों ने, जो हमारे प्रयागराज मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजर रही है। कितने राज्य से होकर, 5 राज्य से होकर। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे ग्लोब पर कुल जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या हमने आपको 360 बताई। कितनी देशांतर रेखाएं, 360। ठीक है, ये जो 360 देशांतर रेखाएं हैं इनके बारे में जब हम लोगों ने देखा तो पता चला कि जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पर घूमने में 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है ना, और 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेती है। एग्जैक्ट हम लोग 23 घंटे 56 मिनट बताते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, राउंड फिगर में 24 घंटा ले रहे हैं। तो आपको पता है जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो ऋतु परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे के अंदर एक अपना चक्कर पूरा कर रही है। ठीक है, और 360 उसके ऊपर देशांतर खींची हुई है, हम लोगों ने काल्पनिक रूप से जो खींची है। तो आप लोग देख रहे होंगे एक देशांतर के हिस्से में 4 मिनट का समय आएगा, यानी कि एक देशांतर रेखा सूर्य के सामने से निकलने में 4 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री सूर्य के सामने से निकलने में कितना समय लेगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग या तो 1 डिग्री का बता रहे हैं कि 1 डिग्री को चलने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो यदि हम 15 डिग्री देखेंगे तो 15 डिग्री को चलने में 60 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 घंटा लगेगा।
कितना लग जाएगा 1 घंटा। हम लोग देख रहे हैं भारत का जो मानक समय हमने 82.5 माना है, तो हम लोग 82.5 डिग्री चले। कितने चले? 82.5 डिग्री हम चलेंगे। तो आप लोग 15-15 के मल्टीप्लाई से भी जा सकते हैं, या फिर जिन बच्चों का मैथ से वो आप क्या करेंगे, सीधे 82.5 को मल्टीप्लाई करना 4 से, और जो भी आपका आएगा उसको आप क्या करना 60 से भाग दे देना। तो आपका टाइम जो किस में निकल के आ जाएगा, आवर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम 15-15 के गैप से निकालेंगे यहाँ, तो भी हम लोग देखेंगे 82.5 हम लोग ले आएंगे। देखिए ये 15 डिग्री हम लोग चल रहे हैं, 60 मिनट का समय लग रहा है बच्चों। 15 चूका 60, क्योंकि 1 डिग्री को आप लोगों को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 15 डिग्री को क्रॉस करने में 60 मिनट लग रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं 15 डिग्री को चलने में 60 मिनट, फिर 15 को चलने में 60 मिनट, फिर 15 को चलने में 60 मिनट, फिर 15 को चलने में 60 मिनट, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। ये 15 पौने की 75 डिग्री हम लोग चल चुके हैं, और 75 डिग्री चलने में हम लोगों को 5 घंटे का समय लग चुका है। ठीक है, यदि हम 82.5 में से 75 को हम घटा रहे हैं 75 को, तो हम लोग देखेंगे यहाँ 7.5 बच रहा है। ठीक है, और जब हम लोग देख रहे हैं 15 को चलने में 1 घंटा या 60 मिनट लग रहा है, तो 7.5 डिग्री को चलने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का जो मानक समय है वो लंदन से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। 5 घंटे कितना आगे, 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि भारत का जो मानक समय है वो लंदन से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री को चलने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 82.5 को हमने आपका मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारा कितना टाइम निकल के आ गया, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है बच्चों, अब लेकिन एनडीए में एक बार प्रश्न पूछा है उसने कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, इन दोनों के स्थानीय समय का अंतर कितने घंटे का होगा, है ना। लोकल टाइम का डिफरेंस वो पूछ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय का अंतर कितने घंटे का होगा। अब बच्चों आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो गुजरात है वो कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश जो आपका है वो कहाँ पर है, 97 डिग्री 25 पर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू हुआ था, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर यह समाप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, 97 में से आप 68 को माइनस करेंगे तो अप्रोक्स 29 निकल कर आ जाएगा। पॉइंट में हो सकता है कुछ आपके सामने वैल्यू आए। अब ये 29 को मैंने राउंड फिगर में 30 मान लिया। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आवर मिलेगा, वहाँ मिनट आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 30 मैंने इसको राउंड फिगर में माना कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसमें से मैंने इसको घटाया तो 29 आया था, मैंने उसको एवरेज में 30 मान लिया। अब मुझे पता है कि 15 डिग्री को चलने में कितना टाइम लग रहा है, 15 चौका 60 मिनट, तो 30 डिग्री को चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं 30 डिग्री देशांतर रेखा को चलने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो स्थानीय समय का अंतर होगा, इसका अंतर होगा स्थानीय समय का, वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। ये प्रश्न एक बार एनडीए में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का स्थानीय समय का अंतर कितना घंटे का होगा, कितने आवर का होगा, तो हम लोग बताएंगे 2 घंटे का है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने देशांतर का अंतर था, वो देशांतर का अंतर हम लोगों ने निकाला, और उस अंतर को हमने 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारा टाइम आएगा, या तो यदि मिनट में लिखा होगा तो मिनट में तो हमारे सामने आ ही गया है, यदि वो आवर घंटे में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करके हम बता देंगे कि 2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि यहाँ सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाएगा और यहाँ 2 घंटे बाद में होगा। ठीक है, इसके सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं और इसके सबसे वेस्ट मोस्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे जब अक्षांश और देशांतर रेखा में हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार